Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisha Sayed. I'm a history student. Today I'm going to present on the topic of second period 1993 to 96 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो was a prominent political leader in the Pakistan history. उसके इन्फ्लुएंस और उसके इम्पैक्ट्स को आज भी याद किया जाता है। She was born in 1953 in Karachi. उसकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो भी कराची में हुई थी। ओ लेवल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने किया था। मोस्टली इसकी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उसने ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई थी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने पॉलिटिक्स में फिलासफी में जो है ग्रेजुएशन की थी। 1973 तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और वो 16 ईयर्स ओल्ड की थी। आफ्टर दैट उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। तो उसकी जब एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो जब एजुकेशन उसकी कंटिन्यू की तो उस दौरान वो अपने फादर जुल्फिकार अली भुट्टो के अंदर ही काम करती थी, उसको फॉलो करती थी, उसके नजरिए को फॉलो करती थी। एज एडवाइजर उसके साथ ही होती थी। वो पाकिस्तान में होते थे। उसकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर तक जो थी उसकी जो जर्नी थी उस दौरान वो उसके साथ ही होती थी। उसके बाद आफ्टर दैट शी जॉइंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ चेयरपर्सन। मतलब आफ्टर हर फादर्स एग्जीक्यूशन शी जॉइंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ चेयरपर्सन। उसके बाद ही उसकी सियासी जो सफ़र होता है वो स्टार्ट होता है वहाँ से। उसके बाद वो आती है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्री में जब 1988 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब विन करती है, गवर्नमेंट बनाती है, तब वो आती है। तो एज अ वीमेन वो हमेशा वुमेन राइट्स के लिए बात करती आई है, बट करती आई थी। तो एज अ आयरन लेडी भी उसको कहा जाता है। आयरन लेडी का टाइटल भी उससे मिला हुआ है। आयरन लेडी का टाइटल इसलिए मिला हुआ है क्योंकि जिस तरह से उसने चैलेंजेस को टैकल किया था रेजिलियंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसके सामने, जो कंजर्वेटिव जो ग्रुप्स थे, जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक औरत जो है वो लीड करे हमारी कंट्री को। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज को टैकल किया था उसने और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे एज ए वुमेन उसने टैकल किया था। तो उसको आयरन लेडी भी कहा जाता है। उसकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स पे थी, लिबरलिज्म पे थी, सोशल रिफॉर्म्स एंड वुमेन ह्यूमन राइट्स पे जो था सारा कुछ था। तो अब हम आते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो सारे रिफॉर्म्स और अचीवमेंट्स चैलेंजेस थे उस पे हम आज बात करेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। तो एजेंडे पे हम आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो था वो कोलिशन गवर्नमेंट था। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स के जो मल्टीपल पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोलिशन बनाए। तो इस दफ़ा जो थी मोहतरमा 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में नहीं आई थी, गवर्नमेंट नहीं बनी थी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। वो असेंबलीज में जो विन नहीं कर पाई थी तो कोलिशन बनाना पड़ा था गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो उसमें जो पार्टीज शामिल थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची सिंध से जो थी उसके साथ कोलिशन बनाई थी। बाद में उसके साथ भी अनस्टेबिलिटी हो गई थी। वो जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो स्टार्ट हो गए थे। और दूसरी पार्टीज के साथ केपीके और बलूचिस्तान में जो अवामी नेशनल पार्टी थी उसके साथ भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस तरह से ये कोलिशन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था। और प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट्री सिस्टम था मतलब हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कंट्री को रन करने के लिए। प्रेसिडेंट मिस्टर फारूक लगारी थे। फेडरल सिस्टम था, डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम मीन्स के जो पावर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो है बैलेंस शेयर्ड होंगे। इस हवाले से जो था ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था। और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो था स्टेट को रन किया जा रहा था। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट था फारूक लगारी, उसको सिलेक्ट करने की दो वजूहात थे। एक वजूहात ये भी थी कि जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट फारूक लगारी को इसलिए सिलेक्ट किया गया था कि मोहतरमा इस बार जो थी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो थी नहीं आई थी, तो उसको जो पावर्स नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के।
इस एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि पास्ट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट्स थी जिसको डिसमिस किया था प्रेसिडेंट्स ने, इसहाक खान ने, नवाज शरीफ की हुकूमत को भी डिसमिस इसहाक खान ने किया था। वो प्रेसिडेंट था वो उस टाइम। बीबीपी की जो फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट थी उसको भी इस तरह से डिसमिस किया गया था। तो इस दफ़ा बीबी ने ये समझा कि अगर हम मेंबर अपने ही कैबिनेट का जो है सिलेक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो गवर्नमेंट अपना 5 साल मुद्दा पूरा करेगी। तो एज अ प्रेसिडेंट जो था फारूक लगारी को सिलेक्ट किया गया था। फारूक लगारी जो था वो मेंबर रहा था शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1970 से लेके। तो मोहतरमा ने सोचा कि ये एक लॉयल पर्सन है, एक जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ जो था उसको सिलेक्ट किया गया था। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये भी एक कॉन्फिडेंस था। बाद में तो ये नहीं हुआ था, उसने पावर्स को यूज़ करके जो है असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया था। आर्टिकल 58 2B के जो तहत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73 के तहत जो था उस पावर्स को यूज़ करके असेंबलीज को तोड़ा था। तो ये थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे ज़्यादा इसने काम किया था उसका जो सिविलियन लीडरशिप और जो मिलिट्री के बीच में जो था उसने बैलेंस रखा था, सुपर रखा था। ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी सिविलियन को, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट थी। सिविलियन को ज़्यादा जो था दो जो मेन मैटर्स थे उसके लिए उसको जो है इम्पोर्टेंस दी थी। एक था फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इश्यूज, उस पे जो था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी सिविलियंस को, और अवॉइड किया था कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट मिलिट्री के साथ। ये सारा कुछ तो था एडमिनिस्ट्रेशन में था। अब हम आते हैं इकॉनमी पॉलिसीज पे। इकॉनमी पॉलिसीज अब हम आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन जो थी उनको प्रमोट किया गया था। प्राइवेटाइजेशन में जो सेक्टर्स थे, प्राइवेट सेक्टर्स थे, उसको जो था उस पर फोकस किया जा रहा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो ट्रांसपोर्टेशन स्टील, एनर्जी थी, और बैंक्स के सेक्टर्स थे, पार्शली जो था प्राइवेट सेक्टर किया गया था। इससे क्या हो रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमी जो है अच्छी हो रही थी। फाइनेंशियल बर्डन जो था गवर्नमेंट से जो था थोड़ा डिक्रीज हुआ था, और जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था। इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयर्स दिल से काम कर रहे थे, वैल्यू बढ़ रही थी। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी बढ़ रही थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, और वो भी सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे थे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये थे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सारा जो फोकस था वो प्राइवेट सेक्टर्स पे था, इसलिए लिमिटेड फंडिंग भी थी। तो इस वजह से जो था अनएम्प्लॉयमेंट्स थी। जो पीजेंट क्लास था, जो मिडिल क्लास था, उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं था जितना कैपिटलिस्ट और अपर क्लास के लिए ये बेनिफिशियल था। तो इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे थे, और क्रिटिसिज्म भी हुआ था अपोजिशन वालों की तरफ से कि ये एक फेवरेटिज्म है, ये एक जो है करप्शन के लिए जो है सारा कुछ किया जा रहा है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आ रहे थे। मतलब ये कोशिश थी कि इकोनॉमी ठीक हो जाए, ये इंटेंशन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड जो पीरियड का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था उसकी जो ये इंटेंशन थी। दूसरा जो था सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो था, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया गया था। उसमें सबसे पहले जो था लेडी हेल्थ वर्कर का काम जो था स्टार्ट किया गया था। उसमें क्या था कि हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए, विमेंस के लिए स्पेशली जो है हेल्थ, एजुकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तो लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहले रूरल रीजन्स में जो वुमेन्स के लिए हेल्थ और चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ इम्प्रूव की गई थी, पावर्टी कम की गई थी। तो काफ़ी गर्ल्स को, वुमेन्स को ट्रेनिंग दी गई थी, और जॉब्स भी बढ़ी थी, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत सारे फ़ायदे भी हुए थे इस प्रोग्राम से। दूसरा प्रोग्राम था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ग्राउंड वर्क था वो तो इनिशियली जो था मोहतरमा के ही दौर में आ गया था, उनका जो है आगाज़ हो गया था। लेकिन जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में प्राइम मिनिस्टर जो था यूसुफ रज़ा गिलानी, वहाँ से ही स्टार्ट होता है ये। तो ये जो था
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आज भी जो चलता आ रहा है, तो ये जो प्रोग्राम था वेलफेयर प्रोग्राम जो था सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये जस्ट जो है जो वुमेन्स के लिए स्पेशली जो था बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। उनमें भी चैलेंजेस आए थे क्योंकि फंडिंग जो थी लिमिटेड थी, इकोनॉमी क्राइसिस से वो फिर भी जो है ये चीज़ें हो रही थी, अफ़ेक्ट हो रही थी। तो ये था इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब हम आते हैं विमेन राइट्स में सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिंबल के तौर पे समझा जाता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उस सेकंड जो पीरियड था मोहतरमा का उसमें बहुत सारे काम किए थे मोहतरमा ने, खासकर स्पेशली औरतों के लिए, औरतों के हुकूक के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए थे, उसमें सबसे पहले जो था वो तो फर्स्ट बैंक जो विमेन बैंक बनाई गई थी, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की गई थी, क्रेडिट्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जो विमेन के लिए जो फाइनेंशियल एक सपोर्ट मिल रही थी, तो वो इसलिए बनाई गई थी। और पुलिस स्टेशंस बनाए गए थे, डोमेस्टिक इश्यूज, वायलेंस, हेरसमेंट, जेंडर इश्यूज जो भी थे उसको डील करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा था, एक सेफ्टी मिल रही थी, एक प्रोटेक्शन मिल रहा था वुमेन्स को। लेडी हेल्थ वर्कर वाला प्रोग्राम जो था वो एक्सपेंड किया गया था, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स में जो अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ की, एजुकेशन की, और जो है वो डेवलपमेंट इतनी नहीं थी, तो इस वजह से इस प्रोग्राम को एक्सपेंड किया गया था। तो इससे क्या हो रहा था कि विमेंस की जो है ट्रेनिंग हो रही थी और जॉब्स आ रही थी, तो जॉब्स भी आई थी काफ़ी। विमेंस को जो है ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा था उसकी हेल्थ और उसकी एजुकेशन पे। तो इससे क्या हो रहा था, सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन थी उसमें काफ़ी गर्ल्स को इनरोल किया गया था। तो वुमेन्स के लिए बहुत सारे काम किए थे मोहतरमा ने। क्रिटिसाइज भी हुआ था, अपोजिशन और कंजर्वेटिव जो ग्रुप्स थे उनकी तरफ से बहुत हुआ था क्रिटिसिज्म। और ये एक जो है मेल डोमिनेंसी जो सोसाइटी थी, तो इस वजह से जो था ये चीज़ें एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी अपोजिशन वालों की तरफ से और कंजर्वेटिव की तरफ से। एक इंस्पिरेशन थी एज अ वेमेन, एज अ आयरन लेडी जो थी। इस हवाले से अब हम आते हैं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस कैसे थे इस दौर में, सेकंड पीरियड में, वो देखते हैं। अच्छा, हम आते हैं फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए विजिट की। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूएसए विजिट के लिए गई थी, तो 2 दफ़ा गई थी यूएसए विजिट के लिए। उसमें यूएसए विजिट में क्या हुआ था कि जो सेक्शंस लगे हुए थे 1990 से, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, उसमें जो सेक्शंस लगे थे, क्योंकि यूरेनियम वगैरह न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए जो ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी केमिकल्स वगैरह, तो उसको कम कराने के लिए जो सेक्शंस लगे थे, जो इम्पोज किए थे यूएसए ने, उसको रिड्यूस करवाने के लिए एक अमेंडमेंट थी मोहतरमा ने वो जो है ख़त्म कराई थी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी मोहतरमा की, जो उस टाइम पे मोहतरमा ने जो स्टेप लिया था। तो दूसरे जो रिलेशंस थे दूसरे नेबर्स के साथ, वो अच्छे भी थे, इतने अच्छे भी नहीं थे। जिस तरह से इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया के साथ जो था कश्मीर का टेंशन हमेशा से रहा था, शुरू से ही रहा था। तो इंडिया के साथ भी जो था अच्छे रिलेशंस उस टाइम नहीं थे। कोशिश थी, वो कोशिश जारी थी, लेकिन वो टेंशंस जो थी वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था कश्मीर इशू। तो इस वजह से जो था उसके साथ भी जो थे टेंशंस चल रहे थे। अफगानिस्तान के साथ भी जो थे इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की यूएसए की वजह से। जब पोस्ट कोल्ड वार का स्टार्ट हुआ था, तो अफगानिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से भी जो था उसके साथ छोटा टेंशन जो था कंटिन्यू था। और चाइना के साथ हमेशा ही रिलेशंस अच्छे रहे हैं। चाइना की बात की जाए तो वो की अलाय रहा है पाकिस्तान का शुरू से, और आज तक जो है चाइना के साथ उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। अब हम आते हैं करप्शन एलिगेशंस पे। अब आते हैं करप्शन एलिगेशंस। करप्शन एलिगेशन में सबसे ज़्यादा एलिगेशन जो लगा था वो स्विस बैंक अकाउंट्स का लगा था मोहतरमा पे और जरदारी साहब पे।
क्योंकि जब गवर्नमेंट थी मोहतरमा की तो उसने मिनिस्टर बनाया था, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी को एक पोजीशन दी थी। उस पोजीशन के तहत मतलब सारे जो फंड, सारी जो अवाम का पैसा था उसके अंडर था, मतलब वो ही डील कर रहा था उस चीज़ों को। तो इस लिहाज से उस पे ये एलिगेशंस लगे थे कि ये करप्शन हो रही है, लोगों का पैसा जो है, अवाम का पैसा जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है। और स्विस बैंक अकाउंट जो था मेन स्कैंडल था तब के टाइम पे, जो था लगा था, इल्ज़ाम लगा था कि जो है उस बैंक में जो है ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं सीक्रेट्स मुआहदे करके फॉरेन कंपनीज़ के साथ, एक बिज़नेस करके। तो ये एक स्कैंडल चला था जिसके तहत जो था, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी गवर्नमेंट के डाउनफॉल की। और आसिफ अली जरदारी को 10% मिस्टर 10% भी कहा जाता था, क्योंकि जो सऊदी अरब का शहजादा था उसने ही ये नाम दिया था मिस्टर आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10%। तो ये भी एक वजह थी डाउनफॉल की। और फारूक लगारी जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने भी यही जो था असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, यही चार्जेस लगा के, करप्शन के चार्जेस लगा के। तो ये था करप्शन एलिगेशन। लास्ट में हम आते हैं डिक्लाइन ऑफ आवर गवर्नमेंट। अब हम आते हैं डिक्लाइन ऑफ आवर गवर्नमेंट। सो उनके जो रीजंस थे, सबसे पहले हम उनके रीजंस रीजंस बहुत सारे थे। मोहतरमा की गवर्नमेंट का जो डिक्लाइन हुआ था उसमें सबसे पहले तो करप्शन थी, और सबसे बड़ी वजह जो थी वो मुर्सा भुट्टो का मर्डर था। तो तीसरी वजह एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे, अपोजिशन के जो एलिगेशंस थे वो अलग इशू था। सबसे बड़ी बात वो एक वुमेन थी। तो मुर्सा भुट्टो का मर्डर जो था सबसे बड़ी वजह थी। मुर्सा भुट्टो जो था उसका भाई था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो था वो भाई था। और तब वो बाहर था जब उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अल जुल्फकार ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मिलिट्री के अगेंस्ट रहा था। उसको पता था कि मेरे फादर के साथ जो भी हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, जुडिशरी मर्डर हुआ था उसके फादर का, जुल्फकार अली भुट्टो का, उस लिहाज से वो पसंद नहीं करता था मिलिट्री को। तो उसने एक ग्रुप बनाया था। और जब वो पाकिस्तान आया था 80s के बाद, तो उसने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया था। तो तब जो था, नुसरत भुट्टो जो थी उसकी मदर उसको ही फेवर कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नहीं चाहती थी कि वो पॉलिटिक्स में आए, मुर्सा भुट्टो। क्योंकि मोहतरमा भुट्टो की जो अपनी एक आइडियोलॉजी थी कि जो है डीलिंग के साथ, डिप्लोमेसी के साथ पॉलिटिक्स की जाती है, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरा ब्रदर जो है पॉलिटिक्स में आए। मुर्सा भुट्टो जो था उसको ये एतराज़ था कि आसिफ अली जरदारी जो था वो जो है वो सियासत में क्यों आ रहा है, तो उसको भी पसंद नहीं करता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं चाहती थी कि लाड़काने की जो सीट है वो मुर्सा भुट्टो जो है उस पे जो है इलेक्शन लड़े। और मुर्सा भुट्टो चाहता था मैं बेटा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो मैं उस सीट पे जो हूँ करूँगा। तो इस लिहाज से जो इंटरनल फैमिली इश्यूज आ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ये भी एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि पॉलिटिकल टेंशन्स आ रही थी, जो एक्सटर्नल, जिस तरह से अपोजिशन वालों को तरफ से। तो मुर्सा भुट्टो का जब मर्डर हुआ था कराची में, क्योंकि कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो था वो शुरू से ही रहा था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ तो कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन उसकी अलग डिमांड थी, उनके अलग जो थे एतराज़ात थे, तो उनके साथ नहीं बन पा रही थी। तो इस लिहाज से मुर्सा भुट्टो का जब मर्डर हुआ था वो भी एक साजिश थी। तो लेकिन उस साजिश में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ, मुहतरमा पे इल्ज़ामात लगे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं, एलिगेशन इश्यूज़ हैं। अ, और फारूक लगारी प्रेसिडेंट था, उसने भी ये एलिगेशन लगाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, करप्शन इश्यूज हो गए। अपोजिशन वालों को बहुत ज़्यादा जो था वो मिल गया था, एक बहाना मिल गया था। तो एक वजह बनी थी गवर्नमेंट को गिराने की। तो इसीलिए फिर फारूक लगारी ने जो था गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। तो ये एक बहुत सारी वजूहत थी, लॉ एंड ऑर्डर का मैनेज ना होना, सबसे बड़ी बात मुर्सा भुट्टो का जो मर्डर हुआ था वो सबसे बड़ी वजह थी। तो ये था आज का हमारा जो था टॉपिक था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड टर्म था। थैंक यू सो मच।